पाठ 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? उत्तर होगा कि रूस विभिन्न राष्ट्रीयता का देश था, जहाँ अधिक संख्या में स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसके अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जाति के लोग रहते थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। इनका रहन सहन और रीति रिवाज भी अलग था। ये लोग जार द्वारा अपनाई गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे, क्योंकि सभी लोगों पर रूस की भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे सत्ता के खिलाफ लोगों में असंतोष फैल गया। अतः कहा जा सकता है कि रूसीकरण की नीति वहाँ के क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। पूंजीवाद क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और उसका नियंत्रण तथा उसका जो स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, तो उसे पूंजीवाद कहा जाता है। खूनी रविवार क्या है? 1905 ईस्वी के रूस जापानी युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो गया। इसके पहले भी वहाँ का जार अनेक विफलताओं को जनता से छिपाता रहा। फटेहाल सैनिक जब घर वापस लौटे तो पराजय के कारण रूस ने 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। जार की सेना ने हजारों लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। साम्यवाद एक आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? कह रहा है कि जो साम्यवाद था एक आर्थिक नीति तथा सामाजिक व्यवस्था था। कैसे था? उत्तर होगा कि 1917 से पहले रूस में राजतंत्र का शासन था। वे लोग निरंकुश थे। किसान एवं मजदूर लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसमें सत्ता आम लोगों के हाथों में आ गई। उत्पादन पर पूरे समाज का अधिकार हो गया। इसलिए कहा जा सकता है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। 20वीं शताब्दी से कुछ वर्ष पहले रूस में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसे रूस की क्रांति कहा जाता है। इसके आरंभ होने के कुछ कारण थे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, जहां पर कठोर राजनीतिक शासन व्यवस्था थी। समय बदलने के कारण राजतंत्र की शक्ति कम हो चुकी थी, लेकिन राजतंत्र के लोग अपना विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे आम लोगों के सुख दुख की चिंता नहीं करते थे। कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में अधिक संख्या में किसान रहते थे। वे लोग गरीब और लाचार थे। उनके खेतों का आकार छोटा था, जिस पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में क्रांति के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं था। नई आर्थिक नीति क्या है? रूस में रूसी क्रांति के कारण उत्पन्न हुई भूखमरी और बेरोजगारी के चलते वर्तमान में मौजूद लेनिन सरकार को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विपक्ष की सरकार भी आलोचना कर रही थी, जिससे बचने के लिए 1921 में लेनिन ने एक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इसमें प्रमुख बातें इस प्रकार है। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर निश्चित कर लगाया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। अनेक बैंक खोले गए। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा को राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी देश के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता थे और ये भी थे। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। 1844 में पेरिस में उनकी मुलाकात एंगेल्स से हुई थी। वे दोनों गहरे मित्र बन गए। उन्होंने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत इस प्रकार हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। रूसी क्रांति के प्रभावों का विवेचना करें। रूस की क्रांति के
बाद वहाँ की समाज एवं अर्थव्यवस्था पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा था, जो कि इस प्रकार है। इस क्रांति के बाद श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग इस क्रांति के बाद सत्ता श्रमिक तथा सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। पूरा विश्व विचारधारा के आधार पर दो भागों में बट गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध आरंभ हो गया। रूस की क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था का एक नया आर्थिक मॉडल अपनाया गया। क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहन किया।